नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI एक्सपर्ट में। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो टॉपिक चल रहा था हमारा सेल और बैटरी, उसके हमने पिछली कक्षाओं में 3 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हमारा इसमें चौथा पार्ट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। तो दोस्तों, हम आज पार्ट नंबर 4 जिसमें द्वितीयक सेलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, सोलर सेल क्या है, ये किस कार्य सिद्धांत पे काम करते हैं, इनसे लाभ तथा इनकी हानि तथा इनके आंतरिक अभिक्रिया तथा इनके दोषों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और कुछ नया सीखें। द्वितीयक सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। द्वितीयक सेल के बारे में जिसकी हमने 3 प्रकार पढ़े थे। पहला लेड एसिड सेल, दूसरा निकल आयरन सेल, तीसरा निकल कैडमियम सेल तथा चौथा हमारा है सोलर सेल। तो हमने लेड एसिड सेल के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास का हमारा पहला सेल होगा निकल आयरन सेल, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ इस सेल के जो आविष्कार करता है उसके बारे में बता दूं। इस सेल का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस कारण इसे एडिसन सेल के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है उसमें एक निकल आयरन सेल का चलचित्र है। अब यह भी एक द्वितीयक सेल होने के नाते आपको बता दूं, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, मतलब चार्ज करके दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। जब इस सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें तो इसका धनात्मक इलेक्ट्रोड निकल हाइड्रोक्साइड तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड निकल स्टील जो लोहयुक्त होता है का बना होता है। जब हमें इसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा लगभग 80% होती है। जब इसके संरचना की बात करें तो इसकी संरचना जो आपके सामने जो सेल बना है उसके हमने आंतरिक चित्र के बारे में बताया, जिसमें एनोड कैथोड के बारे में धनात्मक सिरा ऋणात्मक सिरा तथा इनमें चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग होने की प्रक्रिया भी बताई हुई है। तो आपको बता दूं कि इसके बाहरी तरफ एक स्टील का पात्र होता है जो जिसके ऊपर निकल आलेपित या स्टील का बेलनाकार धन प्लेट होता है। ये प्लेट निकल आलेपित स्टील की होती है। इन प्लेटों में निकल हाइड्रेट की लुगदी भर दी जाती है जो कि धनात्मक का कार्य करती है। अब इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाई जाती है, उसमें आयरन हाइड्रेट Fe या फेरस का चूर्ण भरा होता है जो ऋण प्लेट की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपको बताई दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो सेल बनाने के अनुरूप इसे एक बार चार्ज किया जाता है। उस चार्जिंग के दौरान जो इसमें सेल के अंदर अभिक्रिया होती है तो वह देख लेते हैं। तो इसमें हमने जो आंतरिक अभिक्रिया है उसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को माना है। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने जाना भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम धन आयन तथा हाइड्रोक्साइड ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। धन आयन होने के कारण पोटेशियम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं तथा हाइड्रोक्साइड ऋण आयन होने के कारण ये धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ कार्य करते हैं। जब हम इसी की संरचना एनोड की तरफ बात करें तो एनोड पे जो अभिक्रिया होगी वो निकल हाइड्रेट प्लस में हाइड्रोक्साइड जो कि ऋण आयन है मिलकर एक निकल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। तथा वही हम कैथोड सिरे की बात करें तो कैथोड सिरे के ऊपर जो लोहे फेरस हाइड्रोक्साइड की लुगदी भरी होती है उसकी अभिक्रिया इसके साथ में जो पोटेशियम भरा होता है जो कि धन आयन है
के साथ मिलकर ये एक लोहे का निर्माण कर लेते हैं तथा इलेक्ट्रोलाइट इसके आसपास में एकत्रित हो जाता है। तो हम इस अभिक्रियाओं से ये पता लगाते हैं कि चार्जिंग अभिक्रिया के दौरान जो धनात्मक जो धन प्लेटें हैं वो निकल हाइड्रोक्साइड NiOH4 की तथा ऋण प्लेटें लोहे की बन जाती है। इसके साथ में ही इलेक्ट्रोलाइट समायोजित होता रहता है। वहीं हम ये तो होगी हमारी चार्जिंग अभिक्रिया या आवेशन अभिक्रिया। हम सेल जब डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज अभिक्रिया की बात करें तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, जो कि पोटेशियम धन आयन तथा हाइड्रोक्साइड ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। जब ये अभिक्रियाएं डिस्चार्जिंग के दौरान होगी तो एनोड या धनात्मक सिरे पर निकल हाइड्रोक्साइड प्लस में जो पोटेशियम बना होता है उसके बाद में ये एनोड धातु निकल हाइड्रेट का बन जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट इससे मुक्त हो जाता है। वहीं हम बात करें कैथोड सिरे पे तो कैथोड सिरा जो लोहे का बना होता है तथा इसके साथ में जो हाइड्रोक्साइड है वो मुक्त होके ये फेरस हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेती है। ये थी हमारी इसमें डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया या आयरन हाइड्रेट की बन जाती है, हम कह सकते हैं। जब इसे पुनः चार्ज करते हैं तो चार्ज होने के बाद वही अभिक्रिया जो चार्जिंग के दौरान हुई थी वापस क्रिया, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसी सेल के बारे में थोड़ा और जाने तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है तो उस महत्वपूर्ण तथ्य में हम जान लेते हैं कि इस सेल का विद्युत वाहक बल, जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है। इसमें स्टील की प्लेट काफ़ी मजबूत होती है, इसलिए क्षारीय सेल की आयु लेड एसिड सेल से अधिक होती है। ये वजन में हल्का भी होता है। यह अधिक समय तक विसर्जित अवस्था में या डिस्चार्ज अवस्था में रह सकता है, इसके कारण इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। यहाँ इसकी जब हानि की बात करें तो लेड एसिड सेल की अपेक्षा इसकी विद्युत धारा प्रदान करने की जो क्षमता है, एम्पियर आवर क्षमता, कम होती है और इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। यह इसकी हानि है। इसकी दक्षता की बात करें तो इसकी दक्षता 70 से 80% होती है। इसे देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती और चार्जिंग के समय इसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं निकलती। जब इसके दोष की बात करें तो निकल आयरन सेलों में सल्फेशन, कोरोजन या बकलिंग दोष नहीं होते, परंतु इसमें थोड़ा सेडिमेंटेंस दोष अवश्य होता है जिसका कोई निवारण नहीं है। परंतु यह दोष इतनी अलग मात्रा में होता है कि जब तक सेल की पर्याप्त मात्रा में गंदगी एकत्रित होती है तब तक इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो इसकी जो वोल्टेज है वो 1.2 से 1.5 वोल्ट प्रति सेल होती है। जब इसकी उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग औद्योगिक ट्रक, रेलवे, कार, लाइटिंग व एयर कंडीशनिंग आदि में किया जाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। निकल आयरन सेल के जो कुछ लाभ हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। निकल आयरन सेल को अधिक चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग धारा को सह सकता है, खराब नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। इसकी संरचना मजबूत होती है, इसका किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। यह बाहर में हल्का होता है, आसानी से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया सकता है। इसे लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में रख सकते हैं जिसके कारण इसमें कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होगा। यह अधिक ताप में भी कार्य कर सकता है। इसका उपयोग बिजली से चलने वाले वाहनों, स्विच गियर ऑपरेशन आदि में किया जाता है। अब हम बात करते हैं निकल कैडमियम सेल की। तो निकल कैडमियम सेल की जब खोजकर्ता की बात करें तो स्वीडिश वैज्ञानिक वल्डेमार जगनोर ने 1899 में इसकी खोज की थी।
जब हम आपके सामने एक फ़ोटो है, इसके अंदर इसकी आंतरिक संरचना दी गई है। यह भी एक द्वितीयक सेल होता है जिसे पुनः आवेशित कर सकते हैं। जब इसके इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की बात करें, तो धनात्मक इलेक्ट्रोड निकल हाइड्रोक्साइड NiOH की 4 का बना होता है तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की बात करें तो यह निकल आयरन सेल के अलग से इसमें कैडमियम, लोहे युक्त कैडमियम का उपयोग किया जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में वही प्रक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बना होता है। इन दोनों की आंतरिक संरचना में सिर्फ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का फर्क है, बाकी सब की सब निकल आयरन तथा निकल कैडमियम सेल दोनों की संरचना एक जैसी है। जब इसकी संरचना और देखें तो इसके आंतरिक अभिक्रिया की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी संरचना में थोड़ा सा फर्क है। निकल आयरन सेल तथा निकल कैडमियम सेल दोनों सेल में ऋणात्मक टर्मिनल के अलावा अंतर केवल इतना है कि निकल कैडमियम सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से अधिक होती है। यह किनारे की प्लेटें सदैव धनात्मक होती है तथा पात्र से विद्युत रूप से जुड़ी होती है, परंतु अन्य सेल में सभी ऋणात्मक प्लेटों की संख्या अधिक रखी जाती है। जब इनकी आंतरिक अभिक्रिया की बात करें तो चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के दौरान, पहले हम देख लेते हैं डिस्चार्जिंग के दौरान इसमें जो निकल हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम जो धन युक्त आयन है प्लस में OH ऋण मुक्त आयन है, इनके साथ अभिक्रिया करके ये निकल हाइड्रेट प्लस में इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। जब ऋणात्मक टर्मिनल की बात करें तो ऋणात्मक टर्मिनल कैडमियम तथा हाइड्रोक्साइड जो ऋण मुक्त आयन है मिलकर कैडमियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। जब हम चार्जिंग अवस्था की बात करें तो चार्जिंग अवस्था में निकल हाइड्रेट प्लस में जो इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त होकर या आयनों में विभक्त होकर हाइड्रोक्साइड आया तो वो मिलकर निकल हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। वहीं जब ऋणात्मक प्लेट की बात करें तो ऋणात्मक प्लेट में इलेक्ट्रोलाइट से पोटेशियम मुक्त होकर कैडमियम के साथ अभिक्रिया करके कैडमियम का निर्माण कर लेते हैं तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग इसका निर्माण हो जाता है। यह इसकी आंतरिक अभिक्रिया है। दोनों की अभिक्रिया में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें लोहे को छोड़ के उसमें आयरन भरा होता था तथा इसमें कैडमियम का उपयोग किया गया है। जब निकल कैडमियम सेल के लाभ की बात करें तो इसका जीवन काल अधिक होता है सभी सेलों की तुलना में। इन सेलों का प्रयोग उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां उच्च क्षमता एवं उच्च डिस्चार्ज दर की आवश्यकता होती है। जब यहाँ हानि की बात करें तो ये सेल बहुत ही महंगा होता है। जब इनके उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग पावर उपकरणों, विद्युतिक रेजर, मेडिकल उपकरण, इमरजेंसी लाइटिंग एवं खिलौना इत्यादि में किया जाता है। जब हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो निकल आयरन सेल की भांति इसकी वोल्टेज भी 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट प्रति सेल होती है। अब हम तीसरे और महत्वपूर्ण सेल के बारे में बात कर लेते हैं जो आजकल नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सोलर सेल के बारे में। यह एक अर्धचालक युक्ति के रूप में कार्य करता है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें अर्धचालक युक्तियों के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। इसकी संरचना है, इसमें आपको संरचना के अंदर P टाइप तथा N टाइप के अर्धचालक का उपयोग किया गया है जो सूर्य के रोशनी से जो इसमें N प्रकार के जो चालक या पदार्थ हैं वो गति करने लग जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है।
जब इसकी अभिक्रिया की बात करें तो किसी सोलर सेल द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले विद्युत वाहक बल का मान अर्धचालक पदार्थ की परमाणु संरचना तथा क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करता है। जब प्रकाश किरणें इस पदार्थ पर डाली जाती है तो इसमें फोटोजनिक धारा प्रवाहित होती है, जो प्रकाश किरणों की तीव्रता के अनुपात होता है। इस प्रकार से लोड के शिखरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रणाली से में स्टोरेज बैटरियां प्रयुक्त की जाती है जो विद्युतिक ऊर्जा को एकत्रित करती है। जब सूर्य अनुपस्थित होता है तब ये बैटरियां विद्युत सप्लाई कर देती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एन तथा पी टाइप के अर्धचालक होते हैं। जब सूर्य की इसमें इस तरीके से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जब इसमें सूर्य की प्रकाश की किरणें जब पदार्थ पे पड़ती है तो अन्य प्रकार के जो चालक हैं वो गति करने लग जाते हैं। जब हम आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उस चित्र में सेम टू सेम यही प्रक्रिया, एक प्रतिरोध बीच में जो लोड प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। जब इसके सिंबल की बात करें तो आपके सामने एक सिंबल है और एक कैलकुलेटर में इसका उपयोग किया जाए तो कैलकुलेटर की जो डिजिटल प्रणाली उसके ऊपर एक आपको काले रंग की पट्टी दिखाई होगी। यह सौर ऊर्जा के जो विकिरण हैं, विकिरणों से यह प्रकाश को अपनी ओर खींचकर इसमें एन पदार्थ को मतलब ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो कि इसमें सेल होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। जब इनके लाभ की बात करें तो यह एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, मतलब ऊर्जा हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पे कोई यह पर्यावरण के आधार पर कार्य करता है, इस पे वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ देख लें, इस सेल में सिर्फ एक ही कमी है, यह केवल सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्रदान कर सकती है, अन्यथा यह कार्य नहीं करती। जब इसके उपयोग की बात करें तो सोलर सेलों का उपयोग छोटे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। इसके अतिरिक्त गाँव में, रेलवे स्टेशन, छोटी प्रयोगशालाएं आदि में विद्युत शक्ति के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास हमारी इतनी है। हमने प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों सेलों के बारे में अध्ययन कर लिया है। कल हम इसी से रिलेटेड अगली वीडियो लेके आएंगे बहुत ही जल्द। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक अगली महत्वपूर्ण